नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस YouTube चैनल पर, जिसमें हम लोग अभी आपके लिए पिछले 10 दिनों से लोक प्रशासन जो हमारा एक सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट का 5वीं यूनिट है उसको कर रहे हैं। और जैसे ही लोक प्रशासन खत्म हो जाएगा तो हमने सोचा हुआ है कि इससे संबंधित हम कम से कम दो पेपर का मतलब क्या, 33 नंबर के हम 2-3 पेपर आपको यहाँ पर उसका आंसर फॉर्मेटिंग भी करवा देंगे, जिससे आपका पूरा ये यूनिट तैयार हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की है लोक प्रशासन के, और जितने इम्पॉर्टेंट सिद्धांत थे उनमें से बहुत ज़्यादा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि नवीन लोक प्रबंधन, नवीन लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था लोक प्रशासन के चरण, निजी प्रशासन, लोक प्रशासन में अंतर, लोक प्रशासन का क्षेत्र, प्रकृति, महत्व, इन सब विषयों पर हमारी चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम लोग संगठन के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने पहला सिद्धांत पढ़ा था वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, जिसको हम लोगों ने टेलर के पर्सपेक्ट में पढ़ा था। आज हम लोग उसी संगठन के सिद्धांत को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और उसमें हम लोग आज नौकरशाही सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। नौकरशाही सिद्धांत हम लोग बेवर के संदर्भ में पढ़ेंगे, क्योंकि बेवर ऐसे सिद्धांतकार हुए हैं नौकरशाही को बताने के संदर्भ में, जिनके द्वारा नौकरशाही की व्यवस्थित विवेचना की गई, व्यवस्थित सिद्धांत दिए गए, उसकी विशेषता बताई गई। तो जब भी एग्जाम में हमको नौकरशाही लिखने को आए तो मैक्स वेबर का नाम हमको जरूर याद रखना है। सवाल उठता है कि नौकरशाही क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई। अगर हम लोग नौकरशाही रोजमर्रा के दिनों में जो शब्द यूज करते हैं नौकरशाही का, वह एक कहीं ना कहीं हमारे मन में उसके लिए एक नकारात्मक छवि आती है। लेकिन बेवर ने जब अपनी नौकरशाही की विचारधारा दी तो बेवर ने इसको सकारात्मक ढंग से बताया। और निश्चित रूप से बेवर जो नौकरशाही है वह डिपेंड करता है कि इसका उपयोग कैसे हो रहा है। अगर हम कहें कोई चक्कू से हमको फल काटना है या गला काटना है, यह हम पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से नौकरशाही का सकारात्मक उपयोग करवाना है या नकारात्मक उपयोग करवाना है, यह हम पर निर्भर करता है। और बेवर ने नौकरशाही को आधुनिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग माना, और बेवर ने कहा संगठन की कार्यकुशलता को प्राप्त करना है, संगठन में उत्पादन को बढ़ाना है, संगठन में अनुशासन बनाए रखना है, तो बेवर की नौकरशाही से ज्यादा उपयुक्त और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं था कि बेवर सिर्फ समर्थक थे, ऐसे बहुत से थिंकर हुए हैं जिन्होंने नौकरशाही की बहुत तारीफ की है, और उन्होंने माना कि अगर बेवर की नौकरशाही या नौकरशाही की जो लोग आलोचना करते हैं वह कोई अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन बताएं जो बेवर की नौकरशाही की जगह स्थान ले सके, तो आज तक ऐसी कोई व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया है जो कि नौकरशाही को प्रतिस्थापित कर पाए। अब सवाल उठता है कि नौकरशाही शब्द को सबसे पहली बार किसने दिया और नौकरशाही की आवश्यकता क्यों पड़ गई। इन दो सवालों के आंसर को आज हम अभी ढूंढेंगे। सबसे पहली बार बेवर की नौकरशाही जो शब्द है विंसेंट डिगोर्नी के द्वारा 1745 में दिया गया। विंसेंट डिगोर्नी के द्वारा 1745 में दिया गया, और नौकरशाही शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया था वह फ्रांस में किया गया था, और कहा गया कि पूरा फ्रांस एक बीमारी से ग्रसित है, और उस बीमारी का नाम कहा गया कि पूरे फ्रांस को ब्यूरोमानिया हो गया है, ब्यूरोमोनिया हो गया है। तो यहां से शुरू होती है नकारात्मक रूप से अवधारणा। विंसेंट डिगोर्नी के द्वारा इस शब्द को दिया गया, लेकिन याद हमको ये रखना है कि जैसे कि मैंने आपको टेलर
को पढ़ाते समय बताया था, वैज्ञानिक सिद्धांत को पढ़ाते हुए बताया था कि हम कुछ और सिद्धांतकारों का नाम अपने आंसर में जरूर पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कार्ल मार्क्स को लेके आए हैं, एफएम मार्क्स को लेके आए हैं, दोनों अंतर हैं कार्ल मार्क्स और एफएम मार्क्स। इसके बाद मैक्स वेबर और रॉबर्ट माइकल, ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरशाही के बारे में चर्चा की है, नौकरशाही के बारे में चर्चा की है। अब हम वेबर को लेके आते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि नौकरशाही उस संगठन को कहते हैं जो कि योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली के आधार पर नियुक्त किया गया है। फिर से रिपीट करता हूं, नौकरशाही वेबर ने उस समूह को कहा जो कि योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली के आधार पर नियुक्त किया गया है, अर्थात योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली के अनुसार नियुक्त किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों के समूह को नौकरशाही कहते हैं। वेबर अपने नौकरशाही को सकारात्मक ढंग से बताते हैं। वेबर जब अपनी नौकरशाही की अवधारणा दे रहे थे तो वेबर इसकी शक्ति से भी सावधान थे। वेबर कहते हैं कि चूंकि इस संगठन में इतनी शक्ति व विवेकी शक्तियां आ जाती हैं कि इसमें डर हमेशा बना रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यह संगठन अपने स्वामी को ही खा जाए। सोचिए, ऐसे बहुत से देश हुए हैं जहां पे हमने सुना है कि उस देश की प्रशासनिक व्यवस्था ने उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंका और लोकतंत्र में तानाशाही व्यवस्था स्थापित हो गई। तो ये क्या है? ये वो देश हैं जो नौकरशाही के बढ़ते हुए खतरे को भाप नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर वेबर बड़े सावधान थे और वेबर कहते हैं कि नौकरशाही को राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करना है और राजनीतिक व्यवस्था को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से इस संगठन पर नियंत्रण स्थापित करते रहना होगा, नहीं तो यह कभी भी अपने स्वामी को खा सकती है। और एक थिंकर हुए रैमजे म्योर, उन्होंने तो स्पष्ट कहा था, रैमजे म्योर उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि नौकरशाही एक ऐसी खतरनाक या ऐसी राक्षस है जो कि अपने स्वामी को निगल जाने की हिमाकत कर सकती है या जरूरत रखती है। ये थे रैमजे म्योर। रैमजे म्योर कहते हैं नौकरशाही उस संगठन का नाम है या उस संगठन या ऐसे संगठन का नाम है या ऐसे राक्षस रूपी संगठन का नाम है जो कि अपने स्वामी को ही निगल जाने की ताकत रखती है। और याद रखिएगा, वेबर भी इस बात से बिल्कुल रूबरू थे। उनको पता था कि नौकरशाही ऐसा कर सकती है, इसीलिए वेबर तुरंत कहते हैं कि अगर आप इनको अधिकार दे रहे हैं तो साथ ही साथ इनको उत्तरदायित्व भी दे दीजिए और संसदीय नियंत्रण की व्यवस्था भी कर दीजिए, तभी यह संगठन प्रभावशाली ढंग से काम कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो अभी हमको ये पता चल गया कि जो वेबर की नौकरशाही है, जब आज हम पूरी नौकरशाही पढ़ने जा रहे हैं, तो यह नियुक्त किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों का समूह है। वेबर अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं और वेबर दो शब्द को लेते हैं, शक्ति व सत्ता। शक्ति व सत्ता। वेबर कहते हैं शक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति से, किसी से भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवा लेना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवा लेना, किसी से भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवा लेना। और इस शक्ति में सामान्यतः क्या छुपी होती है? डर। लेकिन वेबर कहते हैं कि सत्ता का मतलब होता है कि जब वैधानिक ढंग से किसी व्यक्ति से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाया जाता है, कोई कार्य करवाया जाता है, तो उसको सत्ता कहते हैं। दोनों में अंतर है।
आप रोड में किसी को डंडा दिखा के 5 लोग मिलकर के रोक लेते हैं, वह आपकी एक सत्ता हो गई। लेकिन एक पुलिस वाला अपनी वर्दी पहन के किसी व्यक्ति को रोक लेता है, यह उसकी सत्ता हो गई, और जो पहली वाली कंडीशन थी वह उसकी शक्ति हो गई। फिर से रिपीट करता हूं कि अगर कोई 5 लोग मिलके किसी सड़क पर किसी बाइक वाले किसी राहगीर को रोक लेते हैं, वह इसकी शक्ति है, उसमें डर छिपा हुआ है, उसको मारोगी, वो रोक देता है। लेकिन जब एक पुलिस वाला किसी व्यक्ति को रोकता है तो यह उसकी सत्ता हो जाती है। बेवर की नौकरशाही का विकास सत्ता के संदर्भ में भी होता है। बेवर कहते हैं कि सत्ता 3 प्रकार की होती है: पारंपरिक सत्ता, चमत्कारिक सत्ता और वैधानिक सत्ता। और बेवर जब अपनी सत्ता की परिभाषा दे रहे थे तो उन्होंने इसके प्रकार को भी समझाया। पारंपरिक सत्ता कैसी होती है? हम अपने परिवार में अपने पेरेंट्स की इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ये बताया गया है, सिखाया गया है कि माता पिता को सम्मान देना चाहिए, और हमने अपने पिता को देखा है, अपने दादा को देखा है और बड़ों को देखा है, एक दूसरे के प्रति सम्मान दे रहे थे। या राजा का सम्मान हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने देखा कि राजा को एक पारंपरिक सत्ता है, परंपराओं से काफी दिनों से बाप दादाओं ने हमारे उनको रिस्पेक्ट दी है, इसलिए हम उनको रिस्पेक्ट देते रहते हैं। तो ये हो गई हमारी पारंपरिक सत्ता। चमत्कारिक सत्ता जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के चमत्कारिक व्यक्तित्व से आती है, जैसे कि गांधी जी, नेल्सन मंडेला, और आधुनिक समय में कहें तो नरेंद्र मोदी, ये सब लोगों को एक चमत्कारिक सत्ता प्राप्त है। और तभी तो आप सोचिए, चाहे गांधी जी रहे हों, नेल्सन मंडेला रहे हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, इन सभी लोगों को एक चमत्कारिक सत्ता थी। और एक और आजकल के जो बाबा हैं, आप देखिए छोटे छोटे बाबा जो आ रहे हैं, जैसे बागेश्वर धाम, ये 5 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों की भीड़ बुला ले रहे हैं। और सत्ता का मतलब क्या होता है? किसी को अपने मुताबिक ढाल लेना। और तो इनके पास भी जो है एक चमत्कारिक सत्ता हमको देखने को प्राप्त होती है। तीसरा, वैधानिक सत्ता। यह सत्ता जो होती है पद से निकलती है, पद से निकलती है, और इसमें वैधानिकता होती है। और इस सत्ता के तहत दिए गए आदेश का पालन ना करना एक तरह से वह कानून की अवहेलना मानी जाती है, कानून की अवहेलना मानी जाती है। तो ये है वैधानिक सत्ता। बेवर से जब पूछा गया कि आपकी सत्ता का संबंध किससे है, आपकी नौकरशाही का संबंध किससे है, तो बेवर ने कहा कि मेरी नौकरशाही जो है वैधानिक सत्ता का ही विस्तारित रूप है। बेवर कह रहे हैं कि जो हमारी नौकरशाही है वह ना तो पारंपरिक सत्ता से संबंधित है, ना चमत्कारिक सत्ता से संबंधित है, बल्कि वैधानिक सत्ता से संबंधित है। अर्थात जो पद से निकल रही है उस सत्ता के बारे में, उस नौकरशाही के बारे में यहां पर बेवर बात करते हुए प्रतीत होते हैं। बेवर कहते हैं कि जो नौकरशाही है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। नौकरशाही की विशेषताएं बेवर ने बताई, और उन विशेषताओं को हम आज के संदर्भ में भी देख सकते हैं। बेवर कहते हैं कि निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कि ये जो नौकरशाही है उस संगठन का नाम है जो कि किसी परीक्षा प्रणाली के तहत योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए हैं। पहला मतलब एग्जामिनेशन जो हो रहा है, चाहे यूपीएससी कंडक्ट कराए, पीएससी कराए, एसएससी कराए या व्यापम कराए, इन सब की परीक्षा के परिणाम स्वरूप जो अधिकारी व कर्मचारी आएंगे उनका संगठन जो होगा वह नौकरशाही होगा। पहला। दूसरा, बेवर कहते हैं कि जो नौकरशाही होगी वह नियमों व प्रक्रियाओं से संचालित होगी।
मतलब जो भारत का संविधान कहेगा, जो कोड ऑफ कंडक्ट कहेगा, ये दुनिया में चले तो उस देश का संविधान, जिस देश की नौकरशाही, उस देश के अन्य विधान जो वहाँ की पार्लियामेंट ने बनाया होगा, उसके अनुसार उसे अपने दायित्व का संपादन करना पड़ेगा। तीसरा, पूरी नौकरशाही पशुपानिक व्यवस्था पर क्या रहेगी? ग्रुप्ड रहेगी, विभाजित रहेगी, अर्थात किसी भी संगठन का निचले आधार पर अत्यधिक अधिकारी होंगे, लेकिन यहाँ पर शक्तियों का संकेंद्रण कम होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अधिकारियों की संख्या में तो कमी आती जाएगी, लेकिन यहाँ पर सत्ता बढ़ती जाएगी। दिमाग में रखिएगा कि जो सत्ता का प्रवाह है वह ऊपर से नीचे आ रहा है। सत्ता ऊपर से नीचे, सबसे ज्यादा सत्ता है इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, लेकिन उत्तरदायित्व जो है, सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व ऊपर के स्तर पर है, इसीलिए ऊपर वाले को सत्ता भी सबसे ज्यादा दी गई है। तो सत्ता और उत्तरदायित्व, इसी को कहें अधिकार व उत्तरदायित्व हमेशा बंधे होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और बेवर यहाँ पे बहुत अलर्ट दिखाई देते हैं जब बेवर कहते हैं कि उत्तर कर्तव्य और उत्तरदायित्व दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो अलर्ट करते हैं, कहते अगर किसी व्यक्ति को आपने बिना उत्तरदायित्व के कर्तव्य दे दिया, या यहाँ से कर्तव्य का मतलब पावर, सत्ता दे दी, सत्ता उत्तरदायित्व दे दी, अच्छा शब्द आपका सत्ता है, तो वह नौकरशाही अत्यधिक खतरनाक हो जाएगी। बेवर दूसरे शब्दों में कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ उत्तरदायित्व दे दिया गया, सत्ता नहीं दी गई, तो किसी तरह से उसका भी उपयोग नहीं हो सकता है। तो बेवर कहते हैं इन दोनों के बीच में एक संबंध होना चाहिए, जितना उत्तरदायित्व इतनी सत्ता मिलनी चाहिए। तो दूसरी विशेषता। तीसरी हो गई कार्यों तथा उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण। पशुपानिक व्यवस्था से क्या हो रहा है? एक तो हम अनुशासन को बनाए रखते हैं, अनुशासन को बनाए रखते हैं और कर्तव्यों का स्पष्ट निर्धारण कर लेते हैं, कर्तव्यों का स्पष्ट निर्धारण कर देते हैं। और तीसरी बात, द्वितीय स्तर के नेतृत्व क्षमता का विकास कर लेते हैं, नेतृत्व क्षमता का विकास कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद कहते हैं जो नौकरशाही योग्यता आधारित आई है उसको नगद वेतन व पेंशन की भी व्यवस्था रहेगी। फिर कहते हैं कि ये पूरा संगठन जो भी काम करता है वह लिखित आधार पर करेगा, औपचारिकता रहेगी, हर एक चीज की औपचारिकता रहेगी। और फिर कहते हैं तटस्थता व अनामता का गुण पाया जाएगा। इसको मैंने पहले भी परिभाषित किया था जब हम लोग लोक प्रशासन की विशेषताएं पढ़ रहे थे। आज हम इसको फिर से डिफिनेशन कर लेते हैं। तटस्थता व अनामता, न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी? एनोनिमिटी का मतलब होता है, अनामता का मतलब होता है पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना, पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना। दिस इज कॉल्ड द एनोनिमिटी। और तटस्थता का मतलब होता है कि अपने कार्यों को पूरी निष्ठा पूर्वक देश के संविधान व देश के अन्य कानून के अनुसार संचालित करना। फिर से रिपीट करता हूं, अपने कार्यों को पूरी निष्ठा पूर्वक देश के संविधान व देश के अन्य विधान के अनुरूप संचालित करना। इन दोनों शब्द को और समझने की आवश्यकता है। पर्दे के पीछे रह के कार्य करना, अनामता ही एक ऐसी सिद्धांत है जो लोक सेवकों को एक तरह से उनके कैरियर की सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे? अगर मान लीजिए कोई नीति का क्रियान्वयन करते समय नीति असफल हो जाती है तो ऐसे में नौकरशाही को इसकी जवाबदेहिता, इसकी आलोचना नहीं सहनी पड़ती है, बल्कि राजनीतिक मंत्री को इसकी आलोचना सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तारीफ भी तो वही सह रहा है। तो इसलिए कहा गया कि जो लोक सेवक रहेंगे वो पर्दे के पीछे रह के काम करेंगे।
अनामता का मतलब ये होता है कि सत्ता में किसी भी विचारधारा की सरकार हो, लोक सेवकों को कोई लेना देना नहीं है, और जो नीति का निर्धारण राजनीतिक दल के द्वारा कर दिया जाता है उसका क्रियान्वयन पूरी निष्ठा पूर्वक करें, चाहे वह नीति उनको पसंद हो, उनकी विचारधारा के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। तो ये ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा निर्वैयक्तिकता। निर्वैयक्तिकता का मतलब होता है कि भाई भतीजावाद से दूर रहना, अपने दायित्व का निर्वाह करते समय किसी भी तरह का भेदभाव ना करना, ना तो जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना परिवार के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना अदर किसी फैक्टर के आधार पर, बल्कि जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम कर रहे हैं तो उस समय हमें बराबरी का दृष्टिकोण रखना चाहिए। इम्पर्सनैलिटी कह लेते हैं, इम्पर्सनल होना चाहिए। इसके बाद हम लोग ने कहा स्थायित्व, मतलब लोक सेवक जो है अपने रिटायरमेंट की एज तक अपने पद पर बने रहते हैं, है ना। तो इनको कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है। स्थायित्व, या इसको लिख सकते हैं हम लोग चाहे तो कार्यकाल की सुरक्षा, कार्यकाल की सुरक्षा। तो ये 9-10 पॉइंट जो हैं हमारे नौकरशाही की विशेषताएं हैं जो कि मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई हैं, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि नौकरशाही शब्द कहाँ से आया, फ्रांस से आया। नौकरशाही की अवधारणा सबसे पहली बार इस शब्द का उपयोग किसने किया, विंसेंट डिगोर्नी के द्वारा किया गया, 1745 में किया गया। कौन कौन से थिंकर हैं, बहुत सारे थिंकर, मल्टीपल थिंकर्स हैं, बट मैंने कुछ नाम लिखा है जो कि रोजाना आप अन्य सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैंने इनको छांटा। FM मार्क्स, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, और याद रखिएगा, और 1-2 थिंकर हम लोगों ने और यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने कहा था एक बुक लिखी गई थी और उस बुक का नाम था थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये किताब लिखी गई थी, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द बुक वॉज रिटन बाय द मैक्स वेबर के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। इसके बाद मैक्स वेबर ने जब अपनी नौकरशाही की परिभाषा बताई, नौकरशाही, तो उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों का समूह जो होता है वह नौकरशाही कहलाता है। अपने सिद्धांत को बताने के लिए टेलर ने शक्ति व सत्ता में अंतर बताया, और शक्ति व सत्ता में अंतर बताते हुए सत्ता के 3 प्रकार बताए, और वैधानिक प्रकार की सत्ता को ही उन्होंने अपने नौकरशाही के सिद्धांत का आधार बनाया। और वेबर ने अपनी नौकरशाही की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा की। वेबर ये समझ रहे थे कि यदि संगठन को संचालित करने वाला कौन है, नौकरशाही, और यदि इसमें उपयुक्त व्यक्ति नहीं आए, योग्य व्यक्ति नहीं आए, तो संगठन संचालित प्रभावशाली ढंग से नहीं हो पाएगा। मैं इसका बड़ा क्लासिकल एग्जांपल आपको बताता हूं कि भारत में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया। इसका कारण था उनकी योग्य नौकरशाही, उनकी कुशल नौकरशाही, और उसी नौकरशाही के दम पर उन्होंने पूरे विश्व को अपना गुलाम बना के रखा था। क्लासिकल एग्जाम्पल है नौकरशाही का ये, और वही नौकरशाही आज हमारे यहाँ भी सस्टेन करती चली जा रही है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब ये सोचना है कि नौकरशाही हमारे मन में कैसी अवधारणा आती है। तो हमारे मन में कैसी अवधारणा आती है, लाल फीताशाही से ग्रस्त, भ्रष्टाचार युक्त नौकरशाही, भाई भतीजावाद से युक्त नौकरशाही, जिसमें बिल्कुल पहल क्षमता नहीं होती है, हमेशा पुराने कामों को, नियमों, प्रक्रियाओं को बैठे रहते हैं। मतलब क्या होता है, पहल क्षमता का इनमें अभाव पाया जाता है, और उच्चस्थ निम्नस्थ का संबंध पाया जाता है। वरिष्ठ अधिकारी छोटे अधिकारियों को बड़े ही हीन दृष्टि से देखते हैं। और इसके बाद आप देखो, जनता व प्रशासन के बीच जो है एक खाई पाई जाती है, और इस कारण से नौकरशाही की जो स्वीकार्यता है वह जनता के बीच पे नहीं रहती। मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, लाल फीताशाही पहल क्षमता का अत्यंत खर्चीली है, और इसे कभी कभी सफेद हाथी की संज्ञा दी जाती है। सफेद हाथी की संज्ञा दी जाती है। आप देखिए,
1992 में, जब 1991 में भारत ने एलपीजी को अडॉप्ट किया, तो अडॉप्ट करने का क्या कारण था? सार्वजनिक उद्यम जितने भी यहाँ के संचालित थे उनको कहा गया, जितने भी पब्लिक सेक्टर थे उनको कहा गया सब सफेद हाथी हैं। सफेद हाथी क्यों थे? सार्वजनिक उद्यम को इसलिए कहा गया सफेद हाथी हैं क्योंकि यहाँ पर एक तो ये सब नुकसान में चल रहे हैं और यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या इतनी ज्यादा है जितनी जरूरत नहीं है। इसलिए फिर बाद में हम लोगों ने डाउन साइजिंग गवर्नमेंट की ओर चले गए। कहा कि भैया इसको क्या किया जाए, तो कहा गया संविदा आधारित नौकर से। याद करिएगा हमने नवीन लोक प्रबंधन में आपको बताया था इसकी विशेषताएं। इसी नौकरशाही से तो हटना है, इसी नौकरशाही की जो दोष उनको दूर करने के लिए हमने नवीन लोक प्रबंधन को लेके आया था। ठीक है, इसके बाद पार्किंसन नियम, याद रखिएगा ये PAR KIN पार्किंसंस लॉ। ये क्या होता है? पार्किंसंस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि नौकरशाही एक ऐसा संगठन है जो कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के लिए काम पैदा करता रहता है। ये काम नहीं करते हैं, बस दिखाते हैं हम काम कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए काम जनरेट करते रहते हैं। इसको बोलते हैं पार्किंसंस लॉ। कहा तो इनको लोक सेवक जाता है, लेकिन आप सब जानते हैं, आप कलेक्ट्रेट चले जाइए, आप किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, बैठाए तो सब आपके लिए गए हैं, लेकिन जो उनका व्यवहार करने का तरीका है, बोलने का तरीका है, वह ऐसा लगता है कि हम उनके निजी ऑफिस में चले गए हैं। इंटायर गवर्नमेंट वॉज सेटअप बाई देम, और वो आपको जो सर्विस दे रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो सर्विस देने का अधिकार उनको जन्मजात मिला हुआ है, अपनी जेब से सर्विसेज दे रहे हैं। तो जन सेवक की जगह स्वसेवा में संलग्न रहते हैं। इसके बाद ये परिवर्तन विरोधी होते हैं। मतलब क्या हुआ? ये यथास्थितवाद होते हैं। ये स्थितवाद होते हैं, जो चीज जैसी चल रही है चलने दो। बंद व्यवस्था का मतलब ये अपने चारों तरफ के समाज में, चारों तरफ समाज का मतलब सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन जो हो रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन जो हो रहा है, शैक्षणिक परिवर्तन जो हो रहा है, इन सब की ओर नहीं देखते हैं, बल्कि अपने पुराने नियमों को ही लागू करते रहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि सिंगल विंडो प्रणाली को क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया कि नौकरशाही लाइसेंस देने में रुला डालती थी सबको, तो सिंगल विंडो प्रणाली को लाया गया। टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी की बात कही। मध्य प्रदेश में 2000 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को लाया गया। इसलिए लाया गया ताकि जो है क्या किया जाए, ताकि जो है समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान की जाने लगी। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा, तो ये कुछ इसकी आलोचना होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं, मैंने कहा ना नौकरशाही में कमी नहीं है, नौकरशाही का उपयोग करवाने वालों पर डिपेंड करता है कि नौकरशाही कैसे काम करेगी। और इसीलिए हर्बर्ट मॉरिसन कहते हैं कि नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य है। संसदीय प्रजातंत्र को चलाने के लिए इससे अच्छी बॉडी नहीं हो सकती है। इसी तरह FM मार्क्स ने कहा था कि आधुनिक राज्य को प्रशासनिक राज्य कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि आधुनिक राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, और लोक कल्याणकारी राज्य में प्रत्येक जगह पर नौकरशाही है। ये एक पक्ष है। निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे कि लोक प्रशासन जो है हमारे जीवन में हमारे जन्म से पहले से लेकर हमारे मृत्यु तक जुड़ा रहता है। जब एक बच्चा गर्भ में आता है अपनी माँ के, उस समय वैक्सीनेशन से लेकर के न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स को प्रोवाइड कराने से लेकर के एक व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद डेथ सर्टिफिकेट जारी कराने तक लगातार हमको लोक प्रशासन हमसे जुड़ा प्रतीत होता है। ये तो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि यही लोक प्रशासन अपने आप को स्वामी मानने में नहीं चकता है। आप इसको देख सकते हैं कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा करके। इसीलिए तो रैमजे मेयर कहते हैं कि नौकरशाही एक ऐसी राक्षस नुमा संगठन है जो कि अपने स्वामी को ही खा जाती है ना। तो यहाँ पे रैमजे मेयर नकारात्मक व्याख्या कर रहे हैं।
अभी तक हम लोगों ने देखा कि नौकरशाही की परिभाषा क्या थी, किसने शब्द दिया, कौन कौन से थिंकर थे, कौन सी बुक लिखी गई, मैक्स वेबर का योगदान देख लिया और इसकी आलोचना देख ली। अब सवाल उठता है कि इसकी उपयोगिता कुछ है कि नहीं है। उपयोगिता है, बहुत उपयोगिता है। इसकी उपयोगिता ये थी कि नौकरशाही जो है समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने का साधन है। सभी आर्थिक क्रियाओं का संपादन भी इनके द्वारा किया जाता है। और तीसरा, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गरीबी हटाने व अन्य दायित्व में भी हमको नौकरशाही का योगदान देखने को मिलता है। जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में राजनीतिक स्थिरता को प्रदान करने का इनके द्वारा कार्य किया जाता है। तो ये नौकरशाही की उपयोगिता हो गई। सवाल उठता है कि नौकरशाही को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए। तो नौकरशाही को प्रभावशाली बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि नियमों व प्रक्रियाओं को सरल कर देना, ऑनलाइन या साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग अधिक पैमाने पर करना, आरटीआई को प्रत्येक विभाग में प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना, नौकरशाही की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है, सिटीजन चार्टर को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लागू करने की आवश्यकता है, प्रत्येक सेवाओं को ऑनलाइन व समयबद्ध करने की आवश्यकता है। यदि इन कदमों को उठा लिया जाए तो निश्चित रूप से नौकरशाही एक कुशल व प्रभावशाली संगठन के रूप में स्थापित की जा सकती है। तो ये था हमारा नौकरशाही सिद्धांत। और अगले लेक्चर में हम लोग एक शास्त्रीय सिद्धांत को पढ़ेंगे कि क्लासिकल थ्योरी है, उस थ्योरी को, बहुत छोटी सी थ्योरी है, 15 मिनट में हम लोग उस टॉपिक को भी कर लेंगे। और इस तरह से हमारा तीसरा टॉपिक भी, तो मैंने कहा था कि संगठन के सिद्धांत के तहत 6 सिद्धांत हमको पढ़ने हैं। और लेकिन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 5 भी पढ़ लेते हैं तो इट इज़ मोर गुड। तो 2 हो चुके हैं, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। आप कमेंट्स करके जरूर बताइए मुझे कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी नए टॉपिक लेके आएंगे, बहुत ही जल्दी हम लोग पॉलिटी की 4थी यूनिट जो थिंकर आ रही है मेरे द्वारा आपके सामने लाई जाएगी और हम लोग थिंकर को भी पढ़ना शुरू करेंगे। और जब ये टॉपिक पब्लिकेट का ख़त्म होगा तो हम तुरंत एकदम ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि हम आपके सामने कम से कम 15-20 क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग यहाँ पर अवश्य कर देंगे। और अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ ख़त्म कर लिया है और अब छोटे छोटे टॉपिक बच रहे हैं लगातार। तो प्लीज़ आप लेक्चर को कंटिन्यू सुनते रहिए। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच और खूब पढ़िए।